नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एमसीक्यू का पार्ट 10। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, है ना। बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन आपके पास में 200 हो जाएंगे, जिसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। आज अपना एमसीक्यू पार्ट 10 जो कि लास्ट बायोलॉजी का रहेगा। इसके बाद में हम फिजिक्स करेंगे। फिजिक्स का पार्ट 1 कल से नेक्स्ट लेक्चर से आपके पास में आ जाएगा। तो शुरू करें। आज के सेशन में मैं 20 अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, उसको आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो पूछिए। देखो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। बायोलॉजी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 10। चलो, मटर के पौधे में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। 7 जोड़ी, 23 जोड़ी, 24 जोड़ी या 18 जोड़ी। तो मटर के पौधे में जितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने हैं? 7 जोड़ी। ध्यान रखना, याद रह जाएगा। मटर के पौधे में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर क्या देना है अपने को? 7 जोड़ी, है ना। 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अच्छा, 23 जोड़ी गुणसूत्र किसमें होते हैं? मनुष्य में। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, है ना। और 24 जोड़ी गुणसूत्र किसमें होते हैं? चिंपांजी में। चिंपांजी में, है ना। चिंपांजी में 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और मटर की बात करें तो मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो 7 जोड़ी मटर में, 23 जोड़ी मनुष्य में, 24 जोड़ी चिंपांजी में होते हैं। ये याद रह जाएंगे आपको। तो अपने को मटर का पूछा है तो अपने ने 7 लिख दिया। अगर मनुष्य का पूछता तो 23 कर देते, चिंपांजी पूछते तो 24 कर देते। यहां तक कहानी समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? चलें आगे। चलो, इसकी पीडीएफ आपको अचीवर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? देखो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत जो होता है वो क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत अपने को ये कहता है, देखो कोशिका सिद्धांत जिसे अपने बोलते हैं सेल थ्योरी, है ना। कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? स्लाइडेन व स्वान नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिसने कोशिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1838-39 में दिया था। स्लाइडेन और स्वान नाम के 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1838-39 में दिया था, है ना। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक जीव व पादप में कोशिका होती है और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो विषाणु होते हैं ना दोस्तों, वायरस क्या है? वायरस एक अकोशिकीय जीव है, एक असेल्युलर एनिमल है ना। अकोशिकीय जीव, कोशिका नहीं होती है। वायरस एक अकोशिकीय जीव है। वायरस की अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होती है। इसमें प्रोटीन का बना हुआ एक आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, और अंदर अनुवांशिकी पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, ठीक है। वायरस सजीव व निर्जीव के बीच में योजक कड़ी होती है ना। सजीव के बाहर तो ये निर्जीव अवस्था में होता है और सजीव के अंदर, है ना, ये सजीव अवस्था में पाया जाता है ना। जैसे शरीर से बाहर तो ये निर्जीव अवस्था में है और शरीर के अंदर होता है ना, ये सजीव अवस्था में होता है। इसलिए वायरस को, है ना, विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। तो वायरस विषाणु है वो एक कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। ये कोशिका सिद्धांत बाद में फेल हो गया था। इन्होंने कहा था प्रत्येक जीव या पादप में कोशिका होती है और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। तो वायरस तो अकोशिकीय जीव है, बताओ। ऐसे ही एक अपवाद और है, आरबीसी में तो केंद्रक होता ही नहीं है, बताओ। तो ये कोशिका सिद्धांत फेल हो गया था। बाद में रुडोल्फ विर्चो आया था, उसने 1858-59 में आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा ब, विषाणु, जिसे आपने बोलते हैं वायरस, है ना। वायरस की एक परिभाषा ध्यान रखना, क्या है ना, ये सजीव व निर्जीव के बीच की क्या होती है?
योजक कड़ी है। ठीक है, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। ये सजीव और निर्जीव के बीच में योजक कड़ी है। जीवों के बीच में, शरीर के बाहर तो ये निर्जीव अवस्था में होता है और शरीर के अंदर ये सजीव अवस्था में। तो विषाणु वायरस आंसर करना है। आगे चलते हैं। किस कोशिकांग के कोशिका का परमाणु बम कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का परमाणु बम कहा जाता है ना। कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल। केंद्रक, केंद्रक जिसे अपने न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। केंद्रक जिसे अपने न्यूक्लियस कहते हैं। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों। इसे अपने क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। ठीक है। सूत्रकर्णिका, सूत्रकर्णिका जिसको इंग्लिश में कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं दोस्तों। इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, ऊर्जा घर, है ना। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना। ठीक है। रसदानी जिसे अपने वैक्यूल के नाम से जानते हैं, और लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम, इसे हम कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसे कोशिका की पाचक थैली, डाइजेस्टिव बैग के नाम से भी जानते हैं, और इसे कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को, है ना। लाइसोसोम, इसे आत्मघाती थैली, पाचक थैली या एटम बम भी कहा जाता है। समझ में आई बात? तो लाइसोसोम है वो सबसे सही आंसर है। यहां पे लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो, तो यहां पर आंसर ध्यान रखना लाइसोसोम। अगर आपको पूछ लेता है कोशिका का मस्तिष्क तो केंद्रक, कोशिका का ऊर्जा घर सूत्रकणिका जिसे अपने माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, और लाइसोसोम है इसे पाचक थैली, आत्मघाती थैली या एटम बॉम्ब कहते हैं। चलो, हिस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, हिस्टोलॉजी, है ना। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी में दोस्तों ऊतकों का अध्ययन होता है। किसका? टिश्यू का। टिश्यू की स्टडी, ऊतकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन होता है ना, उसको अपने बोल देते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, है ना। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन है? कोशिकाओं का अध्ययन है, साइटोलॉजी। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक, टिश्यू, इसका अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। चौथे का अ आंसर है। चलो, हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है ना। हड्डियों का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको ओस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उन्हें हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। तो हड्डियों का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो है ओस्टियोब्लास्ट, है ना। और उपास्थि जिसे अपने लचीली हड्डी भी कहते हैं, जैसे कान की हड्डी है वो उपास्थि है, नाक की हड्डी है वो उपास्थि है, गलों में ये जो रिंग्स है ना, ये कार्टिलेज उपास्थि की बनी होती है। ये जिनसे मिलकर बनी होती है, जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उन्हें कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। देखो दोस्तों, है ना, दो चीजें हैं। बोन्स, बोन्स मतलब, बोन मतलब क्या होता है? बोन मतलब होता है अस्थि, है ना, या इसे अपने हड्डी कह देते हैं, है ना। हड्डी का जो अध्ययन होता है ना, स्टडी, उसको अपने बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। उसे अपने क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। ठीक है।
एक होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज जिसे हम उपास्थि कहते हैं, है ना। उपास्थि के अध्ययन को, है ना, स्टडी को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोलॉजी, है ना। उपास्थि के अध्ययन को हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी और हड्डियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी और कॉन्ड्रियोलॉजी, ठीक है। हड्डियां जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उन्हें हम ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, और ये जो उपास्थि है ये जिनसे मिलकर बनी होती है उन्हें हम कॉन्ड्रियो, है ना, ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? कॉन्ड्रियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो हड्डियां जो होती हैं, बोन्स जो होती है, उसका निर्माण करने वाली कोशिकाएं, कोशिकाएं मतलब जो सेल्स हैं वो कौन सी है? तो उनका आंसर देना होता है ओस्टियोब्लास्ट। चलें आगे, यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई? चलो, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? वसा जिसे अपने बोलते हैं फैट। तो दोस्तों भैंस का जो दूध होता है ना उसमें फैट बहुत अच्छा खासा होता है, और भैंस के दूध में जो फैट होती है ना वो 7.2% होती है। कितनी होती है? 7.2%। भैंस के दूध में अगर वसा की बात करें ना तो 7.2% क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है लगभग, ठीक है ना। और गाय का दूध होता है ना उसमें लगभग 3.5 से 4.5% तक क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है, फैट पाया जाता है। 3.5 से 4% तक फैट अच्छा मानते हैं, है ना। तो ये अगर होता तो गाय के लिए कहते तो अपने ये आंसर देते, और अपने को भैंस पूछा है तो भैंस है 7.2% फैट। भैंस के दूध में फैट बहुत ज्यादा होती है। जो गाय का दूध पीता है उसको जल्दी से भैंस का दूध पचता भी नहीं है, ये जो फैट है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, दूध थोड़ा गाढ़ा होता है भैंस का, है ना। चलो चले आगे, यहां तक कहानी समझ में आई? चलो, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन क्या है? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी, है ना। स्कर्वी रोग जिसकी कमी से होता है वो होता है दोस्तों विटामिन सी, है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल, है ना। एस्कोर्बिक अम्ल है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल, है ना। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, सी का एस्कोर्बिक अम्ल, ए का रेटिनोल और ई का टोकोफेरोल। तो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। जो अपने मुंह में मसूड़े होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनसे रक्त निकलने लग जाता है, दांत ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है। विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है बताओ? बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग में हृदय का आकार धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? रतौंधी। व्यक्ति दिन में तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन रात में स्पष्ट नहीं देख पाता है ना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ई की कमी से चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां पड़ जाती है, रिंकल्स बढ़ जाती है, और पुरुषों में नपुंसकता की शिकायत हो जाती है, और महिलाओं में बांझपन की शिकायत हो जाती है, ठीक है ना। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है विटामिन ई की कमी से, और पुरुष और महिलाओं में दोनों में, है ना, समय से पहले चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। विटामिन ई को हम विटामिन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। चलो, शर्करा का वर्ग जो आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे जाना जाता है ना। तो उसे अपने बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, सॉरी उसे अपने कहते हैं मोनोसेकेराइड, है ना। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई होती है मोनोसेकेराइड। जब दो मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो बनता है डाइसेकेराइड। जब बहुत सारे
मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो बनता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो उस समय आंसर क्या देना होगा, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। डाइसेकेराइड का फॉर्मूला होता है C12H22O11, है ना। और पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला होता है C6H10O5, है ना। तो शर्करा का वर्ग जो आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे कहा जाता है मोनोसेकेराइड। चलो, कौन से विटामिन मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, है ना। तो देखो, विटामिन बी और सी जो है ना वो मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। मूत्र के साथ में निकलने वाले विटामिन कौन से होते हैं दोस्तों, विटामिन बी और सी, है ना। और मूत्र के साथ में सर्वाधिक निकलने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन सी होते हैं। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो मूत्र के साथ में बाहर निकल जाते हैं। तो विटामिन बी और सी मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, है ना। चले आगे, ये बात समझ में आ गई बात आपको। सी संग्रहित नहीं होता है परंतु ए होता है, बी संग्रहित नहीं होता है परंतु ए होता है, के संग्रहित होता है लेकिन सी नहीं होता है। सबसे अच्छा युग्म कौन सा है, ए, जिसमें दोनों ही विटामिन है वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं हो पाते हैं, जो मूत्र के साथ में बाहर निकल जाते हैं। चलो 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है। टाइलिन एक एंजाइम है, आपको पता है। टाइलिन एक एंजाइम है जो मुंह की लार में उपस्थित होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम है ना, जो अपने जठर रस में, गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित होता है ना, जो प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है ना। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि अग्नाशय रस में उपस्थित होता है ना, जो भी क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो एक हार्मोन होता है दोस्तों, एंजाइम नहीं होता है। ये क्या होता है, हार्मोन होता है। इसे दुग्ध निष्कासक हार्मोन बोलते हैं, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, इसे गर्भपात हार्मोन भी कहा जाता है। पशुओं में अधिक दूध निर्माण के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। फलों और सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। डिस्कशन कर चुके हैं अपने एक एमसीक्यू वाले पार्ट में, ऑक्सीटोसिन आया था, है ना। तो द आंसर सबसे सही है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, जबकि ऊपर वाले तीनों क्या हैं, एंजाइम है। ये मुंह की लार में पाया जाता है, ये अपने आमाशय में जठर ग्रंथियां, उससे जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसमें पाया जाता है। ये पेनक्रियास से एक जूस निकलता है जिसे अपने पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस बोलते हैं, उसमें उपस्थित होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंजाइम नहीं है। ठीक है, चलो, टेबल शर्करा किसको कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, टेबल शुगर, टेबल शुगर, टेबल शर्करा किसको कहा जाता है। फ्रक्टोज को, गैलेक्टोज को, ग्लूकोज को या सुक्रोज को, है ना। तो देखो, फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज, चार आपके सामने शर्करा है, जिसमें टेबल शर्करा, टेबल शुगर किसको कहा जाता है, तो टेबल शुगर सुक्रोज को कहा जाता है ना। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी बोलते हैं क्योंकि घरों में ये टेबल, डाइनिंग टेबल पे होती है। इसे किचन शुगर भी कहते हैं, है ना, रसोई में होती है इसलिए इसे किचन शुगर भी बोल देते हैं। इसे हम कॉमर्शियल शुगर भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार भी इसी शर्करा का होता है, इसलिए इसे कॉमर्शियल शुगर भी कह दिया जाता है ना। इसे टेबल शुगर, किचन शुगर, कॉमर्शियल शुगर, और इसको हम इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। इनवर्ट शुगर प्रतीप शर्करा के नाम से भी जानते हैं, प्रतीप शर्करा के नाम से भी जानते हैं। इसे केन शुगर भी कहा जाता है क्योंकि शुगर केन गन्ने से यह प्राप्त होती है, इसलिए इसे केन शुगर भी हम कहते हैं। ठीक है ना। तो इतने नाम हैं किसके, सुक्रोज के।
टेबल शुगर किसको कहा जाता है? तो उस समय आंसर देना होता है सुक्रोज को, है ना। ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेप शुगर। इसे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है, पता है आपको? ठीक है। गैलेक्टोज है, इसे ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ब्रेन शुगर, है ना। और फ्रैक्टोज है, इसे फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। फलों से प्राप्त शर्करा कौन सी है? फ्रैक्टोज है, इसे फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। तो ये टेबल शुगर में आप आंसर करोगे सुक्रोज, ठीक है। चलो, मैंडिबल निम्नलिखित में से किसका अन्य नाम है? अपना जो नीचे वाला जबड़ा होता है ना, लोअर जो, उसे अपने क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। तो ऊपरी जबड़ा नहीं है, निचला जबड़ा है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? राइट आंसर हो गया ब, है ना। जीभ नहीं है, मसूड़े नहीं है, है ना। मसूड़े मतलब गम्स हो गए आपके, है ना। तो जो लोअर जा है, लोअर जो, है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? मैंडिबल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर कौन सा हो गया? ब। चलो, मानव शरीर में सबसे बड़ी क्षारीय ग्रंथि है ना। सबसे बड़ी क्षारीय ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर या यकृत? तो उस समय आंसर देना होता है पैरोटिड। देखो दोस्तों, मान लो यह कोई एक मनुष्य है, ठीक है ना। ये मनुष्य है, ठीक है। सर मनुष्य मस्त बनाया है आपने, है ना। ये इसका कान है, ठीक है। और मान लो ये इसकी क्या है? जीवा है, ठीक है। तो कान के नीचे ग्रंथि होती है, एक लार ग्रंथि होती है, उसका नाम होता है पैरोटिड। क्या नाम होता है? पैरोटिड। जीभ के नीचे एक लार ग्रंथि होती है, उसका नाम होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है। और नीचे वाले जबड़े के नीचे ग्रंथि होती है, उसे अपने बोलते हैं सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। इसे हम सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, सब मैंडिबुलर भी कहते हैं। इन लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है। उन लार में एंजाइम पाए जाते हैं जो अपने भोजन का पाचन करते हैं। जैसे टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, वो स्टार्च का पाचन करता है। लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है, वो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पैरोटिड, है ना। पैरोटिड जो क्षारीय ग्रंथि होती है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी क्षारीय ग्रंथि है। यानी यह देखा जाए तो एक प्रकार की लार ग्रंथि है, ये लार ग्रंथि, जिसे अपने सलाइवेरी ग्लैंड कहते हैं। क्षारीय की जगह लार बेटर आंसर रहेगा। क्षारीय की जगह क्या करो? लार करो, लार, है ना। लार लिख लो, लार सबसे सही है। कौन सी लार ग्रंथि है ना? लार, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि, क्योंकि जो लार होती है ना दोस्तों, उसकी जो पीएच होती है ना, वो 7 से कम होती है। लार अम्लीय प्रकृति की होती है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिड लार ग्रंथि है ना। क्षारीय नहीं है यहाँ। चलो आगे चलते हैं। पीनियल ग्रंथि स्त्राव करता है किसका? मेलाटोनिन, वैसोप्रेसिन, एमएसएच या प्रोलैक्टिन? तो पीनियल देखो, अपने मस्तिष्क होता है ना दोस्तों, मस्तिष्क, ब्रेन, ब्रेन में 3 ग्रंथियां होती है। एक होती है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। एक होती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और एक होती है पीनियल कॉय ग्रंथि, पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल कॉय ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां होती है। ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, इससे एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम होता है मेलाटोनिन। सॉरी, मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो अपनी त्वचा के रंग का निर्धारण करता है ना। तो मेलाटोनिन अपने को राइट रखना है ना। त्वचा के रंग का निर्धारण करता है ये। वेसोप्रेसिन जो है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। एमएसएच है वो भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और प्रोलैक्टिन है वो भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो मेलाटोनिन का जो स्त्रावण करता है वो कौन करता है? पीनियल। मेलाटोनिन एक प्रकार का वर्णक भी है जो अपनी त्वचा के रंग का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो अ सबसे सही आंसर है। सबसे विषैला पदार्थ उत्सर्जक है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है? अपना फेफड़ा करता है।
परंतु ये सबसे विषैला नहीं है। यूरिया का उत्सर्जन करता है अपना यकृत, परंतु ये विषैला नहीं है। अमीनो अम्ल भी विषैला नहीं है। सबसे विषैला पदार्थ होता है अमोनिया, है ना। इस अमोनिया के कारण ही उत्सर्जन तंत्र की जरूरत पड़ी है दोस्तों। अपने शरीर में हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। मूत्र में यूरिक अम्ल, यूरिया, है ना, ये सब होते हैं। तो जो यूरिया होता है ना, बाद में ही वो अमोनिया में बदलता है, जिसके कारण मूत्र में तीखी गंध आती है। तो अमोनिया के कारण ही अपने शरीर में सबसे ज्यादा यह हानिकारक नाइट्रोजन पदार्थ है, उसके कारण ही उत्सर्जन तंत्र की जरूरत पड़ती है। सबसे विषैला जो होता है वो अमोनिया होता है, अमोनिया, है ना। चलो, रेंग कर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है? कशेरुकियों मतलब वर्टिब्रेट्स। कशेरुकी का मतलब होता है वर्टिब्रेट्स। तो रेंग कर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है? स्तनधारी नहीं, स्तनधारी मेमल्स नहीं कहा जाता है। मेमल्स में तो स्तन होते हैं, मनुष्य स्तनधारी है, तो ये गलत हो गया। उभयचर, जिसे अपने एम्फीबियन कहते हैं, एम्फीबियन भी नहीं है। उभयचर की एक खासियत होती है, ये जल और थल है ना, वाटर और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। और ये प्रजनन की क्रिया होती है ना, ये हमेशा जल में करते हैं। उभयचर की खासियत होती है प्रजनन की क्रिया हमेशा जल में करते हैं, है ना। सरीसृप, जैसे कछुआ सरीसृप में आता है ना, वो भी जल और थल दोनों पे रह सकता है, परंतु प्रजनन की क्रिया की जब कहानी आती है ना, तो प्रजनन की क्रिया उभयचर हमेशा जल में करेंगे। उभयचर की ये खासियत होती है। मोलेस्का एक संघ है, इसमें मुलायम प्रकृति के जीव आते हैं, जैसे ऑक्टोपस, है ना। इनके जीव होते हैं ना, उनका शरीर बहुत मुलायम प्रकृति का होता है और कैल्शियम कार्बोनेट से उनकी त्वचा होती है, ढकी रहती है। सरीसृप की बात करें तो सरीसृप, जिसे अपने रेप्टाइल कहते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, उनको अपने रेप्टाइल में रखते हैं। तो रेंग कर चलने वाले कशेरुकी को अपने सरीसृप रेप्टाइल्स कहेंगे, है ना। तो यहां पर द सबसे सही आंसर है। चलो, सिरिंक्स किसका ध्वनि यंत्र होता है? देखो, मनुष्य का जो ध्वनि यंत्र होता है ना, वो यहां पर होता है, जिसे अपने बोलते हैं लैरिंग्स, जिसे अपने स्वर यंत्र भी कहते हैं, जिसे अपने वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स, उसे अपने क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स, जिसे अपने स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं, राइट, है ना। ये जो लैरिंग्स होता है, इसके ऊपर एक उभरी हुई संरचना होती है, इस पर एक उभरी संरचना है। उस उभरी हुई संरचना को हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिरिंक्स किसका ध्वनि यंत्र होता है? सिरिंक्स, जैसे मनुष्य में लैरिंग्स है, वैसे पक्षियों में क्या होता है? पक्षियों में सिरिंक्स होता है ना। स्तनधारी में तो क्या होता है? लैरिंग्स होता है ना। उभयचर सरीसृप छोड़ो, है ना। पक्षियों में सिरिंक्स की जगह क्या होता है? लैरिंग्स की जगह क्या होता है? सिरिंक्स होता है, जो उनकी ध्वनि का कारण बनता है। समझ में आई बात? चलो, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है ना दोस्तों, वो होता है 1350 से 1400 ग्राम। ये मस्तिष्क की बात आती है। और अगर अपने हृदय का वजन पूछ ले तो 280 से 300 ग्राम। ये वजन किसका होता है? हृदय का होता है। ये किसका होता है? मस्तिष्क का होता है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। हृदय का जो वजन, हार्ट का जो वेट होता है, वो 280 से 300 ग्राम होता है। और मानव मस्तिष्क की बात करें अपने किडनी का जो वजन होता है, वो एक किडनी का होता है 140 से 150 ग्राम, और दोनों किडनी का होता है 280 से 300 ग्राम। ये दोनों किडनी की बात होती है। ये बात होती है किसकी? वृक्क की। वृक्क, जिसे अपने बोलते हैं किडनी, है ना।
तो यहां पे सबसे सही आंसर कौन सा है? स। सबसे सही आंसर कौन सा हो गया? स हो गया, है ना। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम। तो स सबसे सही आंसर है। चलें आगे। चलो 19वां, धूम्रपान के कारण होने वाला एक पुराना दीर्घकालीन विकार निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, आप हद से ज्यादा सिगरेट का या धूम्रपान का सेवन करने लग जाते हो तो अपने जो फेफड़े होते हैं उसका एक पार्ट होता है जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई, जिन्हें हम बोलते हैं वायुकुपिकाएं। वो एल्वियोलाई वायुकुपिकाएं जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है ना, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इस रोग को हम बोलते हैं एम्फीसेमा। इस रोग को हम क्या बोलते हैं? एम्फीसेमा कहते हैं, है ना। तो ब इसका सबसे सही आंसर है। श्वसन संबंधी क्षार, श्वसन संबंधी अम्ल या अस्थमा नहीं है, क्या है? एम्फीसेमा है। तो ब सबसे यहाँ पे सही आंसर है। धूम्रपान के कारण होने वाला एक पुराना दीर्घकालीन विकार निम्नलिखित में से कौन सा है? एम्फीसेमा। चलो, शरीर का कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता है? आंखें, गलत। अग्नाशय, गलत। यकृत, गलत। हृदय, सही। हृदय, जिसे अपने बोलते हैं हार्ट। हार्ट को मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग के नाम से जाना जाता है। इसे मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग बीजी ऑर्गन बोलते हैं, है ना। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग बीजी ऑर्गन कौन सा है? तो उस समय आंसर देना होता है हृदय। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसे मानव शरीर की पंपिंग मशीन भी कहा जाता है। इसे मानव शरीर की पंपिंग मशीन भी कहते हैं। इसे मानव शरीर की पंपिंग मशीन भी कहा जाता है। यह मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, बीजी ऑर्गन है, और इसे मानव शरीर की पंपिंग मशीन भी बोलते हैं। तो शरीर का कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता है ना? हार्ट। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, है ना, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम होता है लंग्स का, फेफड़ों का। और दूसरे नंबर पर बात आती है किडनी, जिसे अपने वृक्क बोलते हैं। तो यहां पर द सबसे सही आंसर है, याद रह जाएगा आपको। चलें आगे। तो आज के 20 क्वेश्चन अच्छे हो गए हैं। आई थिंक आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। अब हम 10 सेट लेके आएंगे फिजिक्स के। तो फिजिक्स स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट लेक्चर से। फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आप बने रहिए। केमिस्ट्री और बायो के 10-10 सेशन हो चुके हैं, उनमें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिए। ये सारे होने के बाद में फिर एक मिक्स सेक्शन भी आप अपने लेके आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सबके मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां तक आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।